So today we are going to start another chapter for class 12 business studies ISC, that is globalization. See, before starting the globalization we should know the what is the meaning of globalization. किसे कहते हैं globalization? Basically globalization जो word है सबको लगता है globe से ही आया है, यानी गलत भी नहीं है, सही है. सुनिए क्या बोला है. Globalization means integrating the economy of a country with the world economy. देखो, एज ए ऑन्टरप्रीनियर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ना किसी कंट्री में तो आपका सेटअप होगा, फैक्ट्री सेटअप होगा, कहीं ना कहीं आप काम करते होंगे, वहां पे प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार करते होंगे, सर्विसेज देते होंगे. तो अब क्या करना है आपको, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है इंटीग्रेटिंग करना. इंटीग्रेटिंग मतलब होता है मिलाना या जोड़ना. तो आप अपने देश में जहां आप ऑपरेट करते हैं उस देश का इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम करते हैं. इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. और भी थोड़े ब्रॉडर सेंस में अगर हम जाएं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है टू मेक ग्लोबल, दैट इज वर्ल्ड वाइड और इफेक्टिंग और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द होल वर्ल्ड और ऑल द पीपल. तो मैं सारे लोगों को, पूरे समाज को, पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट के तौर पे देखता हूं जहां पे मेरा गुड्स को मैं क्या कर सकता हूं, सेल आउट कर सकता हूं. तो ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज हैविंग द एंटायर वर्ल्ड एज एन वन मार्केट. तो मैं पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट के तौर पर देखता हूं. देखो, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली सिंपली द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड पीपल. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं यहां से सामान दूसरे देश में भेज दिया, यहां से मैं सर्विसेज दूसरे देश में प्रोवाइड कर दिया, यहां से लोग दूसरे देश में चले गए, यहां के टेक्नोलॉजिकल का मूवमेंट हुआ, पैसों का मूवमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट हुआ. तो खाली ये मूवमेंट्स जो होते हैं उनको खाली ग्लोबलाइजेशन नहीं कहा जा सकता, बट ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोग पढ़े हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हैं, 11 में भी पढ़े हैं. हर वो एक्टिविटी जो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है टू अर्न मनी. तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है विच क्रॉसेज द नेशनल बाउंड्री, जो देश के बाहर चला जाता है, इन द सेंस वो गुड्स बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, लोग जा रहे आ रहे हैं, वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो भी मशीनरीज वगैरह है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है. तो ये पूरा फॉर्म होता है एज ए ग्लोबलाइजेशन. कई बार स्टूडेंट्स लोग के अंदर या एक आम इंसान भी सोचता है इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों सेम होता है, लेकिन ऐसा है नहीं. देखो मैंने लिखा हुआ है, इंटरनेशनलाइजेशन रेफर्स टू द बिजनेस विथ वन और मोर फॉरेन कंट्रीज. मतलब क्या है, सोचो आप इंडिया में ऑपरेट करते हैं और आपका जो सामान तैयार होता है आप उसको अमेरिका या ब्राजील में सेल करते हैं. इसे इंटरनेशनलाइजेशन कह दिया क्योंकि मेरा सामान एक्सपोर्ट होता है. ऑन द अदर हैंड देखो, globalization means adopting a global outlook in manufacturing, marketing, financing, human resource management and all other areas of business. It does not differentiate between the domestic market and the foreign market. कहने का मतलब क्या है, जब कोई कंपनी पूरा एक ग्लोबल आउटलुक लेता है, मतलब एक ऐसा सामान बनाता है, सोचो मेरे को ऐसा लगता है कि जो सामान मैं बनाता हूं उसका रॉ मटेरियल किसी दूसरे देश में बड़ा सस्ता मुझे मिलता है, तो मैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाऊंगा. मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं, दूसरे कंपनी को खरीद सकता हूं, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा. जहां पे मुझे लेबर आसानी से मिल जाएंगे या प्रोफेशनल्स आसानी से मिल जाएंगे, वहां पे मैं ऑफिस सेटअप करूंगा. तो इस तरह का जो ग्लोबल आउटलुक होता है ना, वो बनता है ग्लोबलाइजेशन में. यहां पर कभी ये नहीं डिफरेंशिएट किया जाता यार फॉरेन मार्केट में अलग प्राइस में बेचेंगे, डोमेस्टिक में अलग बेचेंगे, अलग क्वालिटी ऑफ गुड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए बना है वही फॉरेन मार्केट के लिए बना है. तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक मार्केट और द फॉरेन मार्केट. अ ग्लोबल कॉर्पोरेशन व्यूज द एंटायर वर्ल्ड. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है, पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट के तौर पे देखते हैं. हम अपने प्रोडक्ट्स, हमारे सर्विसेज, हमारे पीपल, हमारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हमारे कैपिटल, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा इंफॉर्मेशन, जो भी हम शेयर करते हैं, इधर एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ जो करते हैं नेशनल बाउंड्री क्रॉस करते हैं. साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग देशों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी क्या करने लगता है, परफॉर्म करने लगता है. इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज वी गेट while globalization and what are the threats in globalization. Regarding opportunities, we can see here, in order to survive in a global market,
ऑब्वियसली जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब आप गुड्स जो बना रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, आपका बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, मींस नेशनल बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज में आप लेके जा रहे हैं, गुड्स लेके जा रहे हैं, सर्विसेज लेके जा रहे हैं, कैपिटल लेके जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ ग्लोबल मार्केट फर्म्स हैव टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। मींस अगर फॉरेन मार्केट में लेके जा रहे हैं अपनी चीजों को, तो यू हैव टू compete with the competitors, तो you have to improve your efficiency regarding the cost। ऑब्वियसली जो चीज आप ऑफर कर रहे हैं अगर वही दूसरा जगह ऑफर कर रहा है और कम दाम पे अगर करे तो आपको क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका क्वालिटी क्या होना चाहिए और इंप्रूव होना चाहिए, ताकि आप अपने कंपटीटर से compete कर सके, कॉस्ट में भी और क्वालिटी में भी। Now, the second point in opportunities is that globalization will help the developing country to improve the allocative efficiency of resources. It can increase the foreign capital, that is the inflow of foreign capital, technology and stimulate the export। देखो एक बात बता दूं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब ही क्या होता है, जो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो रीजंस क्या है कि कोई भी कंट्री डेवलपिंग क्यों है, हो सकता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो सकता है वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हो, वहां पे हो सकता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए कई बार जब बड़ी बड़ी कंपनीज देखती कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एंड दे कैन मूव देयर कैपिटल इन दैट कंट्री, तो इट्स बिकम हेल्पफुल फॉर द डेवलपिंग कंट्री टू रिसीव द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वहां जाएगा, वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स मशीनरीज, वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वो अपनाएंगे जो वो एडवांस कंट्रीज में अपनाते थे, जिससे क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्री में भी गुड्स तैयार होंगे और वो गुड्स क्या होगा, एक्सपोर्ट होने में हेल्प करेगा। तो अल्टीमेटली बात क्या है कि वो डेवलपिंग कंट्री जिसके पास सारी चीजें की शॉर्टेज थी, सडनली उनके पास वो सारी चीजें आ जाएंगी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। मींस द एडवांस्ड कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज आर शोइंग इंटरेस्ट in investment in the developing country so that they can produce goods and services at a reduced price and they can offer that goods in other countries to stimulate the export. Now the third point, what is the third point? See, globalization will help to restructure the production and trade pattern। obviously ना, अभी तक देखो अगर डेवलपिंग कंट्रीज था तो डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी जो स्ट्रक्चर था, जो पैटर्न था रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, वो तो एडवांस नहीं रहा होगा। तो यहां पे क्या बोल रहे हो, ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प टू रीस्ट्रक्चर, माने दोबारा से स्ट्रक्चर करना किस चीज का, कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे ट्रेड पैटर्न को चेंज किया जाए इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स। मतलब लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाना जहां पे लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करना है इन कंपैरिजन टू मशीनरीज, ठीक है, और नया नया टेक्नोलॉजीज ऐसा लाना है जो लेबर इंटेंसिव हो, मतलब जहां पे लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करें, विथ रिडक्शन इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखो कैपिटल आउटपुट रेशियो वर्ड का मतलब क्या है, कैपिटल वर्ड यहां पर मशीनरी से लेकर पैसे तक सब कुछ यूज करते हैं, और आउटपुट का मतलब होता है कि इन चीजों को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन किए। विथ रिडक्शन इन द कैपिटल आउटपुट, सोचो पहले आपका कैपिटल 4 लगता था, सोचो 4 यूनिट्स लगता था अगर मैं बोलूं, और आपका आउटपुट होता था 2 यूनिट्स। अब क्या हो जा रहा है, विद द रिडक्शन इन द कैपिटल, मींस अभी ऐसा हो रहा है कि 2 यूनिट्स में ही आपका प्रोडक्शन हो जा रहा है, 2 यूनिट्स। इसका मतलब है जो पहले पूंजी लगता था उसी चीज को प्रोड्यूस करने में अब वो चीज नहीं लग रहा है, क्योंकि लेबर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, मशीनरीज भी आ गई। क्लियर है? तो इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री का ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है ड्यू टू रिडक्शन इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट था रिगार्डिंग मशीनरीज, रिगार्डिंग द मटेरियल, वो क्या हो गया पहले से रिड्यूस, बने कम इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्शन वही हमको दे रहा है, तो क्यों ना कंट्री का ग्रोथ हो जाए। तो ये था पॉइंट नंबर 3, और लास्ट है पॉइंट नंबर 4। देखो थर्ड से ही रिलेट कर लो, अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं जो लेबर इंटेंसिव हो, अगर हम ऐसा तरीका अपनाते हैं जहां पे मशीनरीज के साथ साथ लेबर का भी इन्वॉल्वमेंट हो इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंट्री लाइक इंडिया जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
तो ऑब्वियसली लेबर का अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तीनों कैटेगरीज के लेबर आपको मिलते हैं, वेदर दे आर स्किलफुल, वेदर दे आर सेमी स्किल्ड और दे आर अनस्किल्ड। तो तीनों कैटेगरी के वर्कर्स आपको लगते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर अनस्किल्ड लेबर का क्या जरूरत है, लेकिन अनस्किल्ड लेबर्स का भी जरूरत पड़ता है कंपनी में किसी ना किसी चीज में। सोचो एक गेट कीपर ही है जो गेट बंद करता है चालू करता है, इसमें तो कोई स्किल का जरूरत नहीं है। एक आदमी इसको मैंने कहा भाई ये चीज हथौड़ा से तोड़ दो, उसमें क्या स्किल चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है कि जब भी आप ऐसी टेक्नोलॉजीज अपनाते हैं जहां पर लेबर इंटेंसिव हो, तो कंट्री का अपने आप जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो कम होने लगेगा और एम्प्लॉयमेंट लोग ज्यादा होने लगेंगे। नाउ मूव टू थ्रेट्स। अब देखो ग्लोबलाइजेशन में थ्रेट्स क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना या डर है। देखो सबसे पहला क्या है, ग्लोबलाइजेशन होगा अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलप्ड कंट्रीज को लगता है कि यहां पे इन्वेस्टर्स, देखो अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 से सब लोग परेशान हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाइना में अपना बिजनेस करती थी, सडनली वो लोग वहां से अपना बिजनेस क्या कर रही है, ऑफ कर रही है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि इंडिया उन लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स वगैरह बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो क्यों ना अपना सेटअप यहाँ पे करें। अब सडनली इसी तरह से अगर कोई बड़े बड़े एडवांस्ड कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज के कंपनीज अगर डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ मूव कर जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली रैपिड मूवमेंट ऑफ कैपिटल होगा। सडनली बहुत सारा पैसा, जिसको लोग एफडीआई के नाम से जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, और वहां का टेक्नोलॉजी और स्किल सडनली क्या होगा, टुवर्ड्स इंडिया या टुवर्ड्स कोई भी डेवलपिंग कंट्री मूव करेगा। अब क्या वो डेवलपिंग कंट्री इतना कैपिटल, इस तरह के टेक्नोलॉजी, इस तरह का स्किल को लेने के लिए तैयार है? क्या उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि वो लोग इस चीज को अपना सके? तो दिट क्रिएट्स अ ग्रेट प्रेशर फॉर द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ के लोग, यहाँ पे वैसे आपको वर्कर्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है वैसे प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे, या वहां का जो काम करने का तरीका है यहाँ पे वो लोग ना अपना पाए, या संग संग जो आपको लैंड चाहिए या लेबर का अवेलेबिलिटी चाहिए या जो सर्विसेज चाहिए रिगार्डिंग जो फैसिलिटीज चाहिए, हो सकता है उसके लिए डेवलपिंग कंट्री तक तैयार ना हो। दूसरा देखो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कई बार ग्लोबलाइजेशन जब होता है ना, इसमें एक ट्रेमेंडस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर होता है। आप लोग कई बार अभी हाल फिलहाल में न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि दो महाशक्ति का लड़ाई, मींस चाइना और यूएसए का लड़ाई आप बहुत बार देखते हैं। हर एक कंट्री क्या चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में उसका दबदबा हो। अगर हर एक कंट्री अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आज अगर यूएसए सबसे बड़ा सुपर पावर है तो क्यों है? क्योंकि वो हर एक जगह सप्लाई करता है, गुड्स अपना बेचता है, तो हर एक देश ये भी चाहता है। तो जब भी कोई डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री में अपने इन्वेस्टमेंट्स करता है, अपने प्लांट सेटअप करता है, तो दिन पे दिन आप क्या फील करोगे कि उस कंट्री को चलाने वाला कौन बन जाता है? वो डेवलप्ड कंट्री बन जाता है। जैसे देखो अभी पाकिस्तान में दिन पे दिन चाइना क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है, तो पूरा पाकिस्तान अब जो चलाने वाला वो कौन है? चाइना चलाता है। इसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन होने से ट्रेमेंडस रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमिक पावर का और साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर का, जो मैंने कहा आपको, विच मे हैव कंसिडरेबल डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। इससे क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होता है ना, कभी स्टेबल हो ही नहीं पाता, क्योंकि अपने वो कोई डिसीजंस ले ही नहीं सकता। वो हमेशा क्या हो जाता है, पैसों के लिए, गुड्स के लिए वो सुपर पावर या कोई भी डेवलप कंट्री जो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। अब हर उसके डिसीजंस क्या होते हैं, उस कंट्री से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस चैलेंजेस द फैमिलियर एजम्पशन। देखो हर एक कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री होता है, जब उसके यहाँ पे कोई भी डेवलप्ड कंट्री के पैसे आते हैं, टेक्नोलॉजी आता है, प्लांट सेटअप होता है, गुड्स बनते हैं, तो उसका एक एजम्पशन होता है क्या, कि बाहर का पैसा अगर आ रहा है तो अच्छा ही है, बड़े बड़े प्लांट सेटअप हो रहे, तो यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? एक, उनको पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दूसरा फायदा क्या होगा, वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो जाएगा। तो ये सारे एजम्पशंस लेकर ना हम बड़े खुश रहते हैं कि चलो भाई ग्लोबलाइजेशन का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा, ये आपका एजम्पशन था, टेक्निकल चेंजेस होगा, ये आपका एजम्पशन था, और आपको जॉब्स मिलेंगे, ज्यादा हायर वेजेस मिलेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता है?
कई बार आप ऐसा देखोगे कि जब बड़े बड़े कंपनी यहाँ पर आते हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो ही नहीं करते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करते हैं। वो ज्यादातर अपने मशीन्स को लेकर आते हैं ताकि क्या हो जाए, ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो अल्टीमेटली जो आपका ये सपना था कि यहाँ के लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी, वो नहीं मिल पाता है। प्रोडक्शन हो सकता है बढ़े, लेकिन हो सकता है वो प्रोडक्शन लोकल पब्लिक के लिए अवेलेबल ना हो, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो इस तरह के सारे थ्रेड्स ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। फोर्थ देखो क्या है, डाउन ट्रेंड इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली हर एक कंट्री जो वर्ल्ड का है वो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। कई बार देखना, हमारे आज से 1920 में भी जब जाओगे तो एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन वर्ड का मतलब होता है जब मंदी का दौर आता है। तो कभी कभी ऐसा मंदी आता है जो पूरे वर्ल्ड पे छा जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि डिमांड उतना नहीं रहता, सडनली पूरे वर्ल्ड का जीडीपी क्या होने लगता है, फॉल करने लगता है। तो डाउन ट्रेंड, तो सोचो अगर आप ग्लोबलाइजेशन में आ गए, आप एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सडनली अगर डिप्रेशन आ जाए, बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाए पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपके गुड्स का डिमांड भी क्या होने वाला है, फॉल होने वाला है। तो डाउन ट्रेंड इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म करते थे, गुड्स बनाते थे, बेचते थे, सर्विसेज ऑफर करते थे, मशीनरीज वगैरह सप्लाई करते थे, वो अचानक क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, ग्रेटर डैमेज। तो इससे क्या होता है, जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज होता है उनको काफी इसमें दिक्कत होता है, क्योंकि सडनली पूरा वर्ल्ड मार्केट जो होता है वो सफर करता है और वहां पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, डिमांड फॉल कर जाता है। तो हर एक जगह से उनका एक न्यूज आ रहा है कि भाई अभी डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं। सडनली क्या हो जाता है कि उनके पास एक क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस बाय ग्लोबलाइजेशन। देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए। फर्स्ट देखो, डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल्स। देखो मल्टीनेशनल्स वर्ड का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो 2 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, डोमिनेंस मतलब इनका दबदबा बढ़ गया है। आप लोग गौर करना कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट देखे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में किसी भी बच्चे को पूछो भी कौन सा कंपनी का नाम आप जानते हो, तो 2 नाम सबसे प्रोमिनेंट आते हैं, वन इज द पेप्सी, द अदर वन इज द कोका कोला। इसके अलावा भी देखो उस पर्टिकुलर कंट्री में वहां के भी कुछ लोकल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज होंगी, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं है। मतलब क्या कि दूसरे देशों में भी इन कंपनीज का ही क्या है, डोमिनेंस है। यहां पे को लिखा हुआ इन सेवरल इंडस्ट्री। इन सेवरल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कैटेगरी, कोई इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री की बात नहीं हो रहा है। इन सेवरल इंडस्ट्री मतलब सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को एक इंडस्ट्री बोला गया है। ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑक्युपाई द डोमिनेंट पोजीशन, फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला डोमिनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब है कि इनका दबदबा इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां की जो लोकल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज भी होंगी ना, वो भी इनके दबदबे के अंदर दब जाती है और कभी भी ओवरकम नहीं कर पाती, ना तो सरवाइव कर पाती है और ना ही बहुत ज्यादा ग्रो कर पाती इन द वर्ल्ड मार्केट। नाउ सेकंड इज द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले देखो क्या था कि हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में रहते थे। क्लोज्ड इकोनॉमी वर्ड का ही मतलब होता है कि भाई हर एक कंट्री दूसरे देश से कुछ नहीं लेगा, ना तो वो सामान लेगा, ना सर्विस लेगा, ना पैसा लेगा, ना मशीनरी लेगा, ना इन्वेस्टमेंट करने देगा, सब कुछ हम अपना अपना करेंगे। सडनली ये चीज लिबरल हो गया। लिबरल का वर्ड का मतलब होता है छूट हो गया। अब बड़े बड़े कंट्रीज भी, छोटी कंट्रीज तो है ही, छोटी कंट्रीज तो हमेशा बोलती है बड़ी कंट्रीज को आओ भाई मेरे यहाँ पे डेवलपमेंट करो, मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। तो ये तो उनका लालच रहता है कि भाई आइए आप यहाँ पे करिए ताकि यहाँ के लोगों को नौकरियां मिले, यहाँ पे डेवलपमेंट हो। लेकिन अभी तो क्या हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड है लाइक चाइना, उसने भी ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो कर लिया। ओपन डोर का मतलब होता है एनी एफडीआई मींस चाइना के रिप्रेजेंट में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे प्लांट लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहां तक कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, दे कैन कम एंड इन्वेस्ट। तो यहाँ पे को लिखा मोर एंड मोर कंट्रीज ओपन देमसेल्व्स टू एफडीआई। एफडीआई का मतलब ही है foreign direct investment. Even countries like China have an open door policy for the foreign investments. Means anybody, any investment can come and invest in the China. Now competition. देखो ये बात तो सही है, ग्लोबलाइजेशन होगा तो कंपनीज के बीच में इंटेंस कंपटीशन होगा। यहाँ पे सर्वाइवल का कंपटीशन होगा, मार्केट शेयर का कंपटीशन होगा, अपना दबदबा बनाने के लिए
कंपटीशन होगा। इन ऑर्डर टू फेस द ग्लोबल कंपटीशन, तो आप अगर इंडिया से कोई चीज बना के फॉरेन मार्केट में बेचते हैं, सोचो चाय, टी, कॉफी अगर लेकर जाते हैं, तो और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे टी कॉफी होती हैं। अब उनके साथ आपका डायरेक्ट क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। कंपनीज आर सेट अप फास्ट थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। देखो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स हैं, टाटा स्टील हैं, और ऐसी फॉरेन में भी कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो सिक कंपनीज है, सिक जो अच्छे से नहीं चल पा रही हैं। तो कई बार बड़े बड़े जो जायंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, वो इनको टेक ओवर कर लेती हैं। अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो वो मर्जर की कैटेगरी में आ जाता है। अब टाटा स्टील सोचो बाहर की किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, उसके सारे एसेट्स को खरीद लिया, अब उसका नाम भी टाटा मोटर्स के हिसाब से चलेगा, सब कुछ चलेगा, उसको एक्विजिशन कहते हैं। तो आज के दौर में जहां ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, तो ऐसे बहुत सारे आप कंपनीज देखेंगे जो मर्ज हो जाती हैं या टेक ओवर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। देखो हमने शुरू में कहा था कि ग्लोबलाइजेशन में हम पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट के तौर पे देखते हैं। वी सी होल वर्ल्ड एज अ मार्केट। तो ऑब्वियसली अगर पूरे वर्ल्ड को आप मार्केट के तौर पे देखते हैं, तो पूरे वर्ल्ड को आपको ऑफर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब वो जमाना चला गया कि भैया लेस डेवलप्ड प्रोडक्ट भी होगा तो डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या बेच देंगे। अब ऐसा आप नहीं कर सकते। कोई अगर गरीब देश भी है तो वहां पे जो गुड्स होगा वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके अलावा आप जैसा गुड्स और भी कोई कंपटीटर आपका बना रहा होगा जो आपसे कम दाम में ऑफर वहां पे कर दे। तो यू हैव टू इंप्रूव एंड यू हैव टू compete with the competitors with other country companies on the basis of what? Price, quality, durability। आप अगर उससे कम प्राइस में ऑफर करिए, अच्छी चीज ऑफर करिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, आपके सामान ज्यादा टिकने चाहिए। तो इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। नाउ लास्ट 2 पॉइंट्स, ग्लोबलाइजेशन और प्रोडक्शन। देखो ग्लोबलाइजेशन जब मैं कहा एज ए सेलर हम देखते हैं भाई एक्सपोर्ट करना वगैरह वगैरह, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही, तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब सोचो कि आप कोई सामान बनाना चाहते हैं कि आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स का हिस्ट्री देखो अभी उठाकर, चाहे वो मोबाइल फोन से लेकर, अगर चाय बनाने वाले से लेकर, जूट इंडस्ट्री से लेकर, कुछ भी यहां तक कि फ्लाइंग जेट से लेकर शिप बनाने तक, बड़े बड़े कंपनीज का अगर आप हिस्ट्री को चेक करोगे, अब सब कुछ एक जगह पे नहीं होता। आज कंपनी लड़ाई कर रही है एडवांटेज को लेकर, जहां जो चीज सस्ता मिलेगा हम वो चीज वहां पे तैयार कर देंगे। अभी देखो कि एक मोबाइल कंपनी है, अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में सस्ता होता है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करूंगा। अगर उसको लगता है कि मेरा जो टेक्नोलॉजी है वो असेंबल जो का काम है वो अमेरिका में सस्ता होगा तो मैं अमेरिका में करूंगा। कहने का मतलब है कि जो मेरा प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, और हर वो पार्ट वहां पर किया जाता है जिस कंट्री में मेरे को एडवांटेज है, मतलब वो काम हमारा वहां पे सस्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एंड लास्ट है टेलीकम्युनिकेशन। देखो अगर आप 10 जगह प्रोडक्शन करेंगे, 10 जगह सामान सेल करेंगे, 10 जगह आपकी कंपनियां होंगी, तो आपका कम्युनिकेशन सबसे बेहतर होना चाहिए। इसके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर ईमेल तक और बहुत सारे ऐसे नेटवर्क यूज करेंगे। एज ए वर्चुअल टीम आप काम करेंगे, आपकी तरह जगह जगह पे जो ब्रांचेस हैं, कंपनीज हैं, वहां के जो लोग हैं उनके साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा, डेली मीटिंग्स करनी होंगी। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? विदाउट टेलीकम्युनिकेशन आप कभी भी उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये था ऑल टोटल अपना जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। वन इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नेक्स्ट द अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड द फैक्टर्स। और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग तो आपको बार बार मैंने कहा है, उसको जस्ट रीड कर लेना। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 20 मिनट्स 25 मिनट्स एंड चैप्टर विल बी कंप्लीटेड।